नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा पीडिया में। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खेल कूद रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो हमने अपनी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी और बायोलॉजी की इस क्लासेस की अगली कड़ी में हमारी जो आज की क्लास है, कल मैंने आपको बताया था विटामिन के बारे में। तो विटामिन का जो अगला सेक्शन है उसी अगले सेक्शन को हम क्या है यहाँ से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ में। तो मैंने आपको क्या बताया था, यानी हम लोगों ने स्टार्ट किया था फूड एंड फूड फैक्टर्स, यानी भोजन और भोजन के अवयव हमने स्टार्ट किए थे। तो भोजन और भोजन के अवयवों पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताए थे 6 अवयव। यानी ये बात मैं काफी समय बाद बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। तो इससे ये चीज जो होगी आपकी लगभग याद हो चुकी होगी कि भोजन के कितने फैक्टर्स होते हैं। 6 फैक्टर्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो 6 फैक्टर्स? उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक वसा होता है, एक तुम्हारा खनिज होते हैं, जल होता है, विटामिन होती हैं और शर्करा वगैरह जो होती हैं। ये सब के सब जो फैक्टर्स होते हैं किसमें पाए जाते हैं? आपके भोजन के अंदर पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे मैं इन 6 फैक्टर्स के नाम लिख देता हूँ। यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन हो गया और वाटर हो गया। यानी मुख्य रूप से तो भोजन के यही 6 अवयव होते हैं, लेकिन किसी किसी किताब में एक और अवयव इसमें ऐड किया हुआ है। और जो अवयव इसमें ऐड किया हुआ है उसका नाम क्या है? रेसे। यानी जब रात को हम सोते हैं तो डॉक्टर्स के द्वारा या जो अन्य जानकार लोग हैं उनके द्वारा हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, गेहूं की चपाती लेकर के सोना चाहिए, यानी खा करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रेसे ज्यादा होते हैं। तो वो वाली चीज भी इन्हीं में ओवरऑल ऐड हो जाती है। तो ये 6 फैक्टर्स हैं। इन्हीं 6 फैक्टर्स की कड़ी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो किस पे चल रहा था दोस्तों? विटामिन पे। और इस विटामिन को आज हम थोड़ा सा और आगे ले जाने वाले हैं। यानी कल मैंने आपको बताया था विटामिन ए के बारे में और विटामिन डी के बारे में। तो आज जो उससे अगली विटामिन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपनी विटामिन को अगली को। तो देखो यहाँ पे अगली जो विटामिन है उसका नाम क्या है? विटामिन ई। ठीक है, ये जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है? यही विटामिन ई का रासायनिक नाम यहाँ लिखा हुआ है जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। यानी विटामिन ई को रासायनिक रूप से किसके रूप में जानते हैं? टोकोफेरॉल के रूप में जानते हैं। यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है आपका? टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक नाम। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो एंटी स्टेरिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो, स्टेरिलिटी का मतलब होता है बंध्यापन। अब ये बंध्यापन भी आप लोगों के लिए कुछ नया सा शब्द लग रहा होता। तो ये जो बंध्यापन होता है इसको कहते हैं प्रजनन क्षमता। तो ये जो बंध्यापन होता है ये कब होता है? जब आपकी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है तो उसको हम बंध्यापन कह देते हैं। तो देखो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है एंटी, यानी ये जो विटामिन है ऐसी विटामिन है जो प्रजनन क्षमता में कमी होने नहीं देती है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। कौन सी विटामिन है? विटामिन ई। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें दूसरा जो फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी मतलब ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। सुंदरता यानी जिस विटामिन को लेने से हमेशा चेहरे पे तेज बना रहता है, तो ऐसी विटामिन क्या कही जाती है? ब्यूटी विटामिन। और ब्यूटी विटामिन का उदाहरण कौन सा है? विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन कैसे? यानी देखो ये क्या होता है, विटामिन ई जिसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगी तो उम्र के साथ जो प्रभाव आते हैं, जैसे त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई या चेहरे पर झाइयां बन गई, आंखों की रेटिना में कुछ परेशानी आ गई या स्किन पर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम से निजात दिलाने का काम करता है कौन सा विटामिन? विटामिन ई। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और अगर ये सब हो रहा है कि एज तो बढ़ रही है लेकिन एज के जो इफेक्ट आ रहे हैं वो इफेक्ट क्या हो रहे हैं वहां पे हमें नजर नहीं आ रही, तो इसको फिर हम कह देंगे एंटी एजिंग। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी विटामिन है जो उम्र के बढ़ते प्रभावों को रोकती है? तो उस विटामिन का नाम क्या हो जाएगा? विटामिन ई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या कह रहा है? मेंटेन आरबीसी। यानी आरबीसी को ये किस तरीके से मेंटेन करता है? देखो, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो उसके अंदर आरबीसी के ब्रेक डाउन की जो क्रिया है, यानी आरबीसी टूटने की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं कह सकते हम, थोड़ी सी सामान्य की अवस्था में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। और आरबीसी टूटती कहां पे? स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर। तो
तो आरबीसी के टूटने की संख्या बढ़ जाती है, किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। और अगर आरबीसी के टूटने की संख्या बढ़ जाएगी, आरबीसी ज्यादा टूटेंगी, तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन से क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है उसको ड्राइव करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके कौन जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। ठीक है, तो आरबीसी अगर टूटता है तो इससे हीमोग्लोबिन मुक्त हो सकता है और ये आरबीसी के ब्रेक डाउन होने की जो कंडीशन है ये बढ़ सकती है। तो देखो कमी से रोग, वो मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया है कि कमी से रोग कौन सा होता है? स्टेरिलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलिटी और हिंदी में कह देते हैं बंध्यापन। और इसको और आसान भाषा में अगर हम समझ लें तो मानव की प्रजनन क्षमता में कमी। तो मानव की प्रजनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण आती है? विटामिन ई की कमी के कारण आती है। अब देखो दो तरीके से कमी आती है, एक तो मेल होते हैं यानी पुरुष, एक होते हैं फीमेल यानी महिलाएं। तो मेल जो होते हैं ना उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुओं का बनना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। यानी उसके अंदर शुक्राणु नहीं बनेंगे और अगर शुक्राणु नहीं बनेंगे तो क्या होगा? प्रजनन क्षमता में कमी आएगी। सेम केस में अगर फीमेल में हम बात कर लें तो फीमेल में क्या होता है? ओजेनेसिस की क्रिया होती है यानी अंडाणु बनते हैं और अगर उसके अंदर विटामिन ई की कमी है तो इन अंडाणुओं का बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी अंडोत्सर्ग क्या हो जाएगा? या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अगर ये दोनों ही प्रोसेस हुई, या कम हो गया बंद हो गया, तो हम क्या कह देंगे कि उसके अंदर प्रजनन क्षमता की क्या हो गई है? कमी हो गई है। ठीक है, तो ये ओजेनेसिस की क्रिया फीमेल में बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। और अगर मेल में बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो शुक्राणु बनना बंद हो जाएगा, किसमें? मेल में। और इसके स्रोतों पे अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? बादाम। ठीक है, ये बादाम है, कच्चा बादाम नहीं है, आप ध्यान रखना। तो बादाम के अलावा क्या हो सकते हैं? काजू हो सकते हैं, अखरोट हो सकते हैं, पिस्ता हो सकते हैं और भी चिरौंजी वगैरह जो हैं। तो जितने भी सूखे मेवे होते हैं वे सब के सब सूखे मेवे क्या देखे जाते हैं यहाँ पे? इसके स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। तो विटामिन ई हमारे लिए काफी आवश्यक विटामिन है, यानी काफी जरूरी विटामिन है। अगर ऐसा होता है कि बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो ये सारी परेशानियां बॉडी में आ सकती हैं। तो आई होप आपके विटामिन ई समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अगली विटामिन पे और अगली विटामिन हमारा क्या नाम है? इसका फिल्लोक्विनोन नाम है। फिल्लोक्विनोन क्या हो गया? इसका रासायनिक नाम। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है भाई? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिल्लोक्विनोन। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? तो विटामिन के स्रोत हैं हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन का तेल वगैरह जो होते हैं इसके सबसे बेहतरीन स्रोत होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ चीज, एंटी हिमोर्जिक। एंटी हिमोर्जिक, हिमोर्जिक का मतलब क्या होता है? रक्त का बहना। रक्त कब बहेगा? जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो इसमें लिखा हुआ है एंटी हिमोर्जिक, यानी अगर मान लो ये मेरा हाथ हो गया, यहाँ पे ऐसे कट लग गया है और अगर इससे रक्त लगातार बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो ये क्रिया कही जाएगी हिमोर्जिक। अब अगर ये क्रिया हो क्यों रही थी मेरे अंदर? क्योंकि मेरा रक्त बहता जा रहा है, क्योंकि मेरे अंदर थी विटामिन के की कमी। तो एंटी मतलब ऐसी प्रोसेस, यानी रक्त का थक्का, ये जल्दी बनाने में मदद करते हैं। यानी ब्लड अगर मेरा बह रहा है तो उसको जल्दी नहीं बहने देगी अगर ये मेरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो। ठीक है, तो एंटी हिमोर्जिक का मतलब क्या है कि अगर ब्लड बह रहा है तो ब्लड को बहने से रोकती है कौन सी विटामिन? विटामिन के। एंटी कैंसरस, यानी कैंसर की जो प्रोसेस होती हैं उन प्रोसेस से लड़ने में मदद करती है कौन सी विटामिन? विटामिन के। तो एंटी हिमोर्जिक होती है, एंटी कैंसरस होती है। और यही जो यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है एंटी हिमोर्जिक, ये जुड़ा हुआ है किससे? इस वाले तथ्य से, यानी ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है? मदद करती है। यानी मान लो कि ये मेरे हाथ में ना ब्लड वेन या ब्लड आर्टरी है और इसमें ऐसे कट लग गया इस जगह से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रक्त बहना स्टार्ट करेगा। और अगर रक्त बहना स्टार्ट करेगा और रक्त का अगर थक्का नहीं बना, यानी रक्त जमा नहीं, तो ये लगातार बहता जाएगा। और लगातार कब बहेगा? जब विटामिन के की कमी होगी। अगर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में शरीर में है तो रक्त का थक्का बन जाएगा और रक्त बहना हो जाएगा बंद। तो ये क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग। यानी ब्लड क्लॉटिंग वाला जो सेक्शन है इसको मैं सेपरेटली बताऊंगा आपको जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब होने वाली हैं, तो आप बने रहिएगा। तो ये एंटी हिमोर्जिक विटामिन है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है? सहायता करती है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से बनता है। वही मैंने बता दिया कि अगर हमारे अंदर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त लगातार बहता रहेगा।
तो ये हो गई थी आपकी वसा में घुलनशील विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन में हम बात कर रहे थे। और उन विटामिन में मैंने किस किस के बारे में बताया आपको, विटामिन ए के बारे में बताया, विटामिन डी के बारे में, अब विटामिन ई और विटामिन के। अब हम बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, यानी दो कैटेगरी बनाई थी शुरुआत में हमने विटामिन की, एक तो थी वसा में घुलनशील विटामिन, एक कौन सी थी, जल में घुलनशील विटामिन। तो हम बात कर चुके थे किसके बारे में, जो आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखो आगे जो विटामिन है वो कौन सी है, जल में घुलनशील विटामिन, और इसमें सबसे पहली जो विटामिन मैंने लिया वो विटामिन सी है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। यानी निम्न में से वो कौन सी विटामिन है जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, तो वो हो जाएगी आपकी विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट, यानी बहुत अच्छी विटामिन है ये। देखो होता क्या है, एक्चुअल में जब हमने खाना खाया, खाना खाते हैं तो हम खाना खाने के दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, और उन उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेंट बनते हैं। ऑक्सीडेंट कहने का मतलब मुक्त मूलक, और ये जो मुक्त मूलक होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि शरीर पे जो एज के इफेक्ट होते हैं उन इफेक्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी है तो बढ़ती उम्र के जो प्रभाव हैं ऑक्सीडेंट के कारण, उन सभी प्रभावों को कंट्रोल करके रखेगा कौन, विटामिन सी। हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है खाने में सलाद, एक तो विटामिन की पूर्ति हो ही रही है उससे डायरेक्टली, लेकिन विटामिन में जो ऑक्सीडेंट वाला फैक्टर होता है वो सलाद में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये सलाद जो होती है ये ऑक्सीडेंट जो बन जाते हैं उनको मिटाने का काम भी करती है, और सबसे ज्यादा किस विटामिन में देखा जाता है, विटामिन सी में। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, यानी उम्र के बढ़ते प्रभावों को कौन सी रोक रही थी, एक तो विटामिन ई रोक रही थी और एक कौन सी रोक रही है, विटामिन सी रोक रही है। इसके अलावा एंटीवायरल, यानी होता क्या है कि सर्दी जुकाम वायरल जैसी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही नाजुक किस्म के होते हैं, उनको थोड़ा सा हुआ इन्फेक्ट हुआ और उसी से उन्हें वायरल हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, जब उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी ना हो। तो अगर विटामिन सी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो छोटी मोटी जो बीमारियां जैसे वायरल हुई, मौसमी सर्दी जुकाम हुए, तो इन सभी बीमारियों से निजात दिलाने का काम कौन सी विटामिन करती है, विटामिन सी करती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एंटी कैंसरस है, यानी कौन सी थी एंटी कैंसरस, एक तो विटामिन के, और अब कौन सी एंटी कैंसरस, एक विटामिन सी। अब देखो यहां पे हुआ क्या, विटामिन ई का एक गुण इसके अंदर पाया जा रहा है, यानी एंटी एजिंग है। विटामिन के का एंटी कैंसरस वाला भी इसमें गुण पाया जा रहा है। यानी विटामिन सी जो होती है ना, ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी विटामिन है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग अगर खाना खा रहे हो तो अपनी जो खाने की थाली है ना, उस खाने की थाली में नींबू निचोड़ा करो। नींबू निचोड़ने से क्या होगा, वो भले आप थोड़ा सा डालेंगे लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं, उन खट्टे फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके कुछ यहाँ पे स्रोत लिखे हुए हैं, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है उसको कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है, दांतों के जो मसूड़े होते हैं ना उनसे खून बाहर आने लग जाता है, तो इसको कहते हैं हम स्कर्वी। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। एंटी कैंसरस हो गई, एंटीवायरल हो गई, एंटीऑक्सीडेंट हो गई, ये सारे फंक्शन आउट कौन करती है, विटामिन सी करती है। ठीक है, अब देखो इसी में जल में घुलनशील विटामिन में अगली जो विटामिन है उसको बी कहते हैं, और ये जो विटामिन बी है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती है, यानी सिंपल फॉर्म में विटामिन नहीं रहती, ये कई सारे रूपों में विटामिन बी हमें देखने को मिलती है, जिसके अलग अलग नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी विटामिन बी रासायनिक नाम क्या है इसका, थायमीन। रोग क्या हो जाता है, बेरीबेरी। बेरीबेरी रोग में क्या होता है, देखो हमारा जो पूरा शरीर है ना, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम स्कल बेस। स्कल बेस से लेकर के और यहाँ पूंछ वाला जो रीजन होता है यानी टेल, यानी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहने का मतलब क्या है, रीढ़ रज्जु, यहां से लेके यहां तक हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो पाई जाती हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या होंगी, इधर भी होंगी हाथों में, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, सब की सब कनेक्टेड कहाँ से होती हैं, ये रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होती हैं। तो जिन लोगों में ये विटामिन की कमी आ जाती है ना, तो उनकी न्यूरॉन्स जो होती है ना अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं। अब फंक्शन नहीं करेंगी तो इंसान क्या होगा, मान लो मेरे हाथ की न्यूरॉन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, मुझे हाथ ऐसे करके उठाना है तो हाथ उठेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी रीढ़ तक क्या नहीं जा रहा, सिग्नल, और सिग्नल अगर रीढ़ तक नहीं जा रहा तो रीढ़ इसको दिमाग तक नहीं पहुंचा रही है। तो ऐसे नजर आएगा इस बेरीबेरी रोग में, जैसे हाथ पांव ऐसे टूट गए हैं, जा नहीं रही है, मर रहे हैं, ऐसी कुछ परेशानी हमें
देखने को मिलती है इस रोग में। यानी ऊर्जा का जो स्तर है ना शरीर में बहुत ही गिरा गिरा सा महसूस होता है, क्योंकि ये जो विटामिन है ना ये शर्करा के उपापचय में भी मदद करती है। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, तो भोजन में सबसे पहले जो ऊर्जा प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो जिसके अंदर इस विटामिन की कमी है उसे बेरी बेरी रोग हो जाता है, यानी शरीर में ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो ये किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों, ये होता है विटामिन B1 के कारण। और इसके स्रोत क्या क्या है, मूंगफली है, आलू है, सब्जियां हैं, ये सब के सब किसके स्रोत होते हैं, विटामिन B1 के। विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, और इसका रोग कौन सा है, चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब क्या होता है, स्किन फिशर्स। यानी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे किस तरीके से कि उनकी जो स्किन होती है ना उनमें फिशर्स यानी दरारें बन जाती हैं, और कई बार तो उन दरारों से ना खून बाहर आने लग जाता है। तो ये जो परेशानी होती है ना इसको चिलोसिस कहते हैं। और ये जो परेशानी होती है किस विटामिन की कमी से होती है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, चिलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसके स्रोत क्या क्या है, अंडा, दूध, हरी सब्जी वगैरह। ये स्रोत तो लगभग एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, एक बार इनको याद ना भी रखो तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये चीज आपको पता होना जरूरी है। विटामिन B3 इसका नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से क्या हो जाते हैं, बाल सफेद। अब बाल सफेद के लिए मैं क्या बताऊं, वो होते हैं ना आजकल की जनरेशन में आपने देखा होगा कि काफी बच्चे जो होते हैं ना काफी छोटे छोटे होते हैं और उनके बाल हो जाते हैं काफी सफेद सफेद सफेद। तो इस तरीके की जो परेशानी है विटामिन B3 या पेंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण होती है। देखो ये ना किताबों में थोड़ा धूमिल दिखेगा आपको, किसी किसी जगह पे यहाँ पे नियासिन, ये 5 वाला जो नाम है यहाँ नजर आता है, ये वाला नाम यहाँ नजर आता है, तो आप इस पे कंफ्यूज मत होना। ज्यादातर स्रोत जो है वो इसी को बताते हैं, और ये वाली जो चीजें हैं इसको ज्यादातर स्रोत यही बताते हैं। तो B3 पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफेद हो जाते हैं। स्रोत क्या है, मांस, दूध आदि। विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड या नियासिन। पेलाग्रा नाम की एक बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा नाम की बीमारी में क्या होगा, वही हाथ पैर जो होंगे फट जाते हैं, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, नर्वस सिस्टम थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो ये जो मानसिक विकार है पेलाग्रा, ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से। उसके स्रोत क्या है, मांस, मूंगफली, आलू वगैरह, ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन B7 या H, इसको विटामिन H भी कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है इसका, बायोटिन है। बालों का गिरना, चर्म रोग, डर्मेटाइटिस वगैरह, यानी कुछ आपने देखा होगा कि त्वचा पे कभी कभी क्या होता है ना, खुजलालें, अगर हम खुजालें त्वचा को तो लाल लाल से धब्बे बन जाते हैं, उस बीमारी को डर्मेटाइटिस या चर्म रोग बोलते हैं। और किसके कारण होता है, विटामिन B7 या H के कारण ये होता है। अब अगली जो विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स में वो विटामिन B12। तो इसका नाम क्या, रासायनिक नाम साइनोकोबालाइन, और इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या होते हैं आपके, मांस, कलेजी, दूध, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, पांडु रोग। अब बताएं ये पांडु रोग, इतिहास में इसका जिक्र आया पांडु रोग का, तो बताएं मुझे कहां पे आया इतिहास में इसका जिक्र। क्या पाया जाता है इसमें, कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है भाई, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी विटामिन्स के बारे में मैंने बता दिया, तो आई होप आपकी क्लास समझ में आई होगी। तो ये जो टॉपिक था आपका लगभग फिनिश हो गया। इसमें आपके साल्ट्स वगैरह ये रह गए हैं आपके खनिज। तो खनिज जो होंगे आपके वो काफी सारे हैं, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा जरूरी भी नहीं है। बाकी ये वाली चीजें हैं कि हमें बताना है, तो हम इस पे भी एक वीडियो ले आएंगे। लेकिन हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वह डाइजेशन सिस्टम, और यहाँ से आपको काफी मजा आने वाला है क्लास में। आप लोग भी कहेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छी क्लास है, और ये जो क्लास होने वाली है डाइजेशन सिस्टम से, यहाँ से जैसे यहाँ पे मैंने इतना सारा आपको लिखवाने के लिए दे दिया है, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, दिमाग, जहन, ये आपको चलाना पड़ेगा उस टॉपिक से, और बहुत बेहतरी से यहाँ से आपके बायोलॉजी समझ में आएगी। आपको लगेगा भी नहीं कि आप साइंस जैसी विषय को इतनी आसान भाषा में समझ पाओगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और दोस्तों मुझे एक चीज और बतानी है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक होती है। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अपने चैनल से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं। इसके अलावा डेली का करंट अफेयर उसमें मैं डालता हूं। कुछ स्टैटिक के जो सेक्शंस होते हैं उनको भी मैं उस टेलीग्राम चैनल में डालता हूं।
तो आप प्लीज आकर के उस टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लें, जिससे आप मेरी सारी गतिविधियों के बारे में अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर सेशन पसंद आया हो तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेकर के आऊंगा। और अगर इस क्लास से या पीछे की किसी भी क्लास से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बेझिझके लिख सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का, सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा। और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए कि मुझे इसमें सुधार करना है तो आप प्लीज उसको भी लिखिए और मुझे बताइए कि सर अभी आपको वीडियो में ये चीज और इन्वॉल्व करनी चाहिए। आपके जो भी प्रोडक्टिव सजेशंस होंगे मैं अपनी वीडियो में उनको जरूर ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो हम मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, मस्ती करते रहें, और पढ़ाई को ना बोझ ना समझें। अगर पढ़ाई बोझ लग रही है तो फिर ये दिक्कत है, इसलिए इसको आनंद के साथ स्टडी करें। यानी आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।